वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 10th वाला आंसर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा है क्या कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f बराबर r/2 होता है। ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th फिजिक्स का है, जो कि मोस्ट VVI है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है किसके लिए? तो 2025 है ना, मैट्रिक बोर्ड, राइट। इस क्वेश्चन को जो हम लोग को है सिद्ध करना है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए जो है क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक अवतल दर्पण की रचना कर लेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे, जिसमें क्या करेंगे कि उस दर्पण से जो है इसको सिद्ध करने के लिए, है ना, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए। सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा कि ये हम लोग का एक अवतल दर्पण बन चुका है, राइट। इसमें एक मुख्य अक्ष बना देते हैं, है ना। इसमें एक आपतित किरण भी जो है दर्शा देते हैं। आपतित किरण का जो है नाम AB रख देते हैं, और दर्पण का जो नाम है ना हम लोग MN रख देते हैं। दर्पण का नाम क्या रखते हैं हम लोग? MN, ठीक। इस पॉइंट का नाम हम लोग F रख देते हैं, ठीक। और यहाँ पे कुछ जो है इतना दूरी पे C रखते हैं। ये क्या है? आपका P है, ठीक। हम लोग जो है ना B से C में जो है एक अभिलंब खींचते हैं, राइट। तो हम लोग का जो डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए हम लोग अब इसको जो है ना सिद्ध करने के लिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? प्रूफ। क्या लिखेंगे आंसर में? प्रूफ। प्रूफ। सबसे पहले जो हमने डायग्राम बनाया है यहाँ पे अवतल दर्पण का, तो इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ यहाँ पे है ना पुट किए हैं, उस चीज़ को हम लोग लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि दर्पण का जो नाम है अवतल दर्पण, वो क्या है? M और N, है ना। हमने माने हैं तो लिख देते क्या कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है। MN कैसा दर्पण है? एक अवतल दर्पण है, ठीक। जिसमें क्या है? जिसमें AB आपतित किरण है। आपतित किरण है, आपतित किरण है। और ये आपतित किरण जो है दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के बिंदु F से होकर गुजरती है ना। जिसमें ये भी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष बोलो या प्रधान अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर गुजरती है। अब फिर क्या है कि BC तथा BC बिंदु B पर अभिलंब है। BC बिंदु B पर अभिलंब है, और बिंदु B जो है P के अधिक निकट में है, ठीक। और बिंदु B P के अधिक निकट है। तो चलिए हम लोग जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज लिख चुके हैं। तो इसमें जो है ना क्या क्या लिखे हैं कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है। हमने MN को क्या माने हैं? एक अवतल दर्पण माने हैं।
जिसमें ए से बी, ए बी जो है क्या है, आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है। राइट, इसका चिन्ह भी है ना, तीर चिन्ह भी दे देना चाहिए हम लोग को यहाँ पे, ठीक, गुजरती है। तथा बी सी जो है आपका, जो बी सी है, यहाँ से बी से सी, बिंदु बी पर क्या है, अभिलंब है, और बिंदु बी जो है आपका पी के अधिक निकट है। इतना जो है लैंग्वेज हम लोग को लिखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग जो है इसको सिद्ध करना शुरू करते हैं। हम लोग जो है इसको नामांकन कर देते हैं। इसको नामांकन कर सकते हैं ना, जी हाँ बिल्कुल, हम लोग इसको नामांकन कर सकते हैं। इसको हम क्या मानते हैं कि एंगल 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या लिखते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। रीजन लिख देंगे क्या, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। कहाँ से, कैसे सिद्ध किया आपकी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, जी हाँ, तो ये क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। दूसरा क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कहाँ से है, तो ये है आपका एकांतर कोण युग्म से। कहाँ से है, एकांतर कोण युग्म से, एकांतर कोण युग्म से। अब ये एकांतर कोण युग्म क्या होता है, चलो इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता ही दे रहे हैं। एकांतर कोण युग्म क्या होता है, मान लो क्या कि दो क्या है, समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा को जब भी जो है एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करने के बाद इस एंगल का मान इस एंगल के मान के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप गौर से कि इस एंगल का मान क्या है, 1 है, इस एंगल का मान क्या है, 3 है। तो क्या नहीं लगता है कि एंगल 1 का मान जो है एंगल 3 के मान के बराबर होना चाहिए। अगर होना चाहिए तभी तो हम लिखें क्या कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कहाँ से, तो एकांतर कोण युग्म से। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है एकांतर कोण युग्म को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो आप गौर से देखिए क्या कि इसका जो है ना LHS जो है ना बराबर है, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर है। और जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर हो तो दोनों के राइट हैंड साइड को जो भी बराबर करना ज़रूरी हो जाता है। तो चलो हम लोग करते हैं क्या, जब इसका लेफ्ट है क्या कि एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। आप जो है डायग्राम में थोड़ा नज़र दोहराइए क्या कि आपका एंगल 2 और एंगल 3 कहाँ पे है, तो आपका एंगल 2 यहाँ है और एंगल 3 ये है। मतलब क्या हो गया, कि अतः इसलिए क्या हो जाएगा कि त्रिभुज, कौन वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज BCF, अतः त्रिभुज जो है BCF क्या है, BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब है ना त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो आप इस त्रिभुज में जो है दो भुजा को आपस में बराबर कर दीजिए। तो बताइए इस त्रिभुज में BCF त्रिभुज में जो है कौन कौन से दो भुजा बराबर हैं। तो आप देखिए गौर से क्या कि एक भुजा क्या है C और F, एक भुजा क्या है CF, दूसरा भुजा क्या है BF। CF इज इक्वल टू BF, ठीक। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसलिए CF इज इक्वल टू BF। और आप इसको जो है इक्वेशन 1 समझ लीजिए, है ना। मान लीजिए क्या ये इक्वेशन 1 है। हम लोग क्या था, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 क्या था कि CF इज इक्वल टू BF। इसको हम लोग क्या माने थे, इक्वेशन 1 माने थे, ठीक। अब देखते हैं फिर से डायग्राम में। डायग्राम क्या कहता है आपका कि जो आपका जो ये बिंदु B है ना, ये बिंदु B P के अधिक निकट है। जब बिंदु B P के अधिक निकट है तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखेंगे क्या कि
बिंदु बी है ना, बिंदु बी जो किसके पी के अधिक निकट है, अधिक निकट है, अधिक निकट है। जब बिंदु बी जो है पी के अधिक निकट है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि बी पी इजिकल टू पी एफ हो सकता है, बी पी इजिकल टू पी एफ हो सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा, जब बिंदु बी पी के अधिक निकट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, है ना, बी एफ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पी एफ बराबर बी एफ। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन 2। आपका पहला इक्वेशन वो है, दूसरा इक्वेशन ये है, ठीक। अब चलते हैं क्या कि इस पूरे को देखते हैं। ये क्या है, अब क्या है कि C और P को लेते हैं, C से P, सी पी क्या क्या चीज़ है ना, क्या क्या चीज़ है सी और पी। सी और पी जो है आपका क्या है, सी एफ प्लस का पी एफ। आपने यहाँ पे देखिए कैसे हैं, कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है। अब अगर हमें पूरी लाइन को लिखना है क्या, सी से पी, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, सी से पी, सी पी हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, है ना, सी पी बराबर क्या हो जाएगा, सी और एफ प्लस का क्या हो जाएगा, पी और एफ, यही ना होगा, जी हाँ। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, सी पी बराबर क्या हो जाएगा कि सी एफ प्लस का पी एफ, ठीक। अब जो है हम लोग जो है समीकरण 1 और 2 का मान जो है इसमें रखेंगे, जी हाँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, सी पी, इसको सेम उतारिए ऐसे ही, सी एफ। आप देखिए जो है समीकरण 1 में देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि सी एफ जो है आपके बी एफ के बराबर है, तो हम जो है सी एफ की जगह जो है बी एफ लिख सकते हैं, जी हाँ। तो लिखते हैं बी एफ प्लस पी एफ, ठीक है। अब ये बी एफ कहाँ से लेके आए, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे क्या, इसका रीजन लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से, ठीक। अब फिर क्या कीजिए, आगे चलिए। अब देखिए बी एफ और पी एफ है, अब ऊपर की लाइन में देखिए क्या, ये बी एफ जो है पी एफ के बराबर है, बी एफ पी एफ के बराबर है। जब बी एफ पी एफ के बराबर है तो हम बी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको लिख सकते हैं तो लिख लेते हैं, पी एफ प्लस का तो पहले से पी एफ रखा हुआ है। अच्छा ई पी एफ कहाँ से लेके आए, समीकरण 2 से, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से लिख दिए। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, सी पी तो रहबे करेगा, पी एफ और पी एफ, एक पी एफ और एक पी एफ बराबर 2 पी एफ, तो क्या वो लिखेंगे इसको 2 पी एफ। अब देखिए सी और पी, सी से पी के बीच की दूरी क्या है, सी और पी यहाँ पे डायग्राम में क्या चीज़ है, तो सी और पी जो है आपका क्या वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, आर से, आर, ठीक। अब देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, पी एफ, पी और एफ क्या है, पी आपका पोल है और ये आपका क्या फोकस है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और फोकस दूरी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये 2f, है ना। आपका तो एक आंसर यहीं से आता है कि क्या r इक्वल टू 2f होता है, या आप इसको देखिए r इक्वल टू 2f है ना, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या कि या में क्या लिख सकते हैं, f है ना, f इक्वल टू क्या कर सकते हैं, r तो पहले से मौजूद है, रहने दीजिए। अब जो ये 2 है ना, तो इस पार क्या था कि f के साथ गुना में था, और इस पार वाला जब f के साथ गुना में था तो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। आप अगर गौर से देखिएगा तो यही तो सिद्ध करने के लिए बोला था क्या कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f इक्वल टू r/2 होता है, जो कि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो लिख देंगे कि आखिर में हिंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। तो आशा है कि आपको जो ये वीडियो ये अच्छा लगा होगा, है ना। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को है ना लाइक कर दीजिए, और है ना शेयर भी कर दीजिए। और ये वीडियो आपको लगा कैसा है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, है ना। किस टॉपिक पे अगला वीडियो आना चाहिए आप लोग जो है ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।